Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is part 3 of unit 1 class 12th financial market management. So the topic is corporate structure. तो हमें लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि what is the eligibility criteria for membership. तो उसमें मेंबरशिप ग्रांट करने से पहले जो एनएससी है इट चेक सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, वो ये देखती है कि कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, यानी कंपनी को कौन ओन करता है. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आपको एक डोमिनेंट प्रमोटर या शेयर होल्डर ग्रुप के बारे में you will come to know. So what does dominant shareholder group means? तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, कंपनी के डिसीजंस जो हैं दे हैव कंट्रोल ओवर दोज डिसीजंस. सो एनएससी इनके बारे में क्यों केयर करती है? क्योंकि एनएससी बेसिकली कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है या डिफॉल्ट होता है या फंड्स मिसयूज हो रहे हैं, right, if something goes wrong with the broker firm, so NSE को लगता है कि it should know कि कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं. कि अगर कल कुछ फ्रॉड होता है या डिफॉल्ट होता है, फर्म जो ब्रोकर फर्म कोई डिफॉल्ट करती है पेमेंट करने में, तो whom the NSE should make responsible. तो NSE चेक करती है इन लोगों का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी, क्या ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं. तो एडमिशन प्रोसेस में ये जो डोमिनेंट शेयर होल्डर्स होते हैं दे हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू विद द मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी. राइट. सो एनएससी मेंबरशिप तभी देगी, उन्हीं कंपनीज को देगी हु आर रन बाय द रिस्पॉन्सिबल पीपल. राइट. तो अब आपको पता लग गया डोमिनेंट प्रमोटर या शेयर होल्डर ग्रुप कौन से होते हैं. वो हैं जिनके पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स हैं और जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में जिनका मैक्सिमम कंट्रोल है. सो अगेन वाई इज दिस नीडेड? क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट रिस्की है. अगर ब्रोकर चीट करता है तो लॉस किसका होगा? इन्वेस्टर का. तो इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो इसलिए एनएससी इंश्योर करता है कि जो लोग दे आर द पीपल हु आर बिहाइंड द ब्रोकर. राइट. तो कौन है वो लोग? मेजर जो ओनर्स, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो कॉम्पिटेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो. सो डोमिनेंट प्रमोटर नॉर्म्स जो है ये रूल्स अप्लाई करते हैं ऑल द ट्रेडिंग मेंबर्स, चाहे वो अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हो, लिस्टेड कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हो, ब्रोकर्स ओन्ड बाय बैंक, ब्रोकर्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन एंटिटीज. तो अभी हम ये सारे जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके. अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर. सो अभी हमने पढ़ा था हु कैन बी कॉल्ड डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप. राइट. तो अब अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर के लिए डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन होगा? सो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप फॉर द अनलिस्टेड कॉर्पोरेट इज वन, जो वो पर्सन होगा डोमिनेंट प्रमोटर जिसके पास ट्रेडिंग मेंबर कंपनी के 51 या 51% से ज्यादा शेयर्स है. तो हम उसको बोलेंगे वो डोमिनेंट प्रमोटर है इंडिविजुअली अलोन या टुगेदर विद सर्टेन पीपल. और ये सर्टेन पीपल कौन है? उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड उसका देन दे कैन बी पीपल हु हैव कंट्रोल अंडर सेबी रूल्स. कंट्रोल का मतलब वो लोग जिनके पास पावर है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, मेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं. थर्ड कैटेगरी इज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, जो कंपनी की वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं. तो बड़े बड़े बिग बिग कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा. सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर में डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन सा होता है? वो पर्सन जिसके पास 51 या 51 से ज्यादा शेयर्स हैं alone या together with certain people. It may be relatives, maybe people who have control under SEBI rules, strategic investor. Now listing corporate trading member. Listed corporate trading member में so कंपनी अगर listed है stock exchange में तो उसमें whosoever is shown as promoter in the documents of the company उसी को हम dominant promoter group की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे या ट्रीट करेंगे. Then corporate shareholders as dominant shareholder. Right. तो corporate shareholder पहले तो आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं.
ये वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करती है। तो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर को हम डोमिनेंट शेयर होल्डर में कहेंगे अगर ये जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है ये अपने सारे डोमिनेंट प्रमोटर्स का नाम जो है वो मेंशन करती है, बताती है। सो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, मैं दोबारा बोल देती हूँ, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स को हम डोमिनेंट ग्रुप कब बोलेंगे? पहले तो पता होना चाहिए कॉर्पोरेट शेयर होल्डर कौन है। कॉर्पोरेट शेयर होल्डर वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी में के शेयर्स खरीदती है, ओन करती है, तो उनको हम डोमिनेंट ग्रुप में कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड ये जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स है इनको नाम बताना है कि इनकी कंपनी में कौन से डोमिनेंट प्रमोटर्स हैं, राइट। सो जैसे कंपनी बी है और कंपनी ए जो है वो बी के शेयर्स खरीदती है, तो कंपनी ए कौन हो गई? कॉर्पोरेट शेयर होल्डर। तो अगर हमें ये कॉर्पोरेट कंपनी ए जो है कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है, इसको हम डोमिनेंट शेयर होल्डर तभी कंसिडर करेंगे अगर कंपनी ए नाम बताएगी कि इसकी कंपनी में डोमिनेंट प्रमोटर्स कौन है। देन बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडी एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो इनको डोमिनेंट शेयर होल्डर बोलेंगे अगर इनकी नेट वर्थ इज एटलीस्ट 50 करोड़, इंक्लूडिंग scheduled banks, central state government institution regulated by RBI, any other entity approved by relevant authority. Next is foreign entities. So foreign companies जो trading member बनना चाहती हैं, they can also apply for the trading members. But कैसे? Through their Indian subsidiaries, right? उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए कि जो उनकी पेरेंट कंपनी है वो इट मस्ट बी अ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर और रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट, एंड दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, राइट। सो फॉर ऑल्सो ये भी एक और एडिशनल कंडीशंस है कि फॉरेन कंपनी जो है उसके पास इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एटलीस्ट 51 शेयर्स होने चाहिए और जो नेटवर्थ है फॉरेन कंपनी की एटलीस्ट 50 करोड़ होनी चाहिए, तभी हम फॉरेन कंपनीज को जो है दे मे ऑल्सो ज्वाइन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स, तो अगर कोई भी चेंज होते हैं डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप में तो वो अप्रूव होने चाहिए एक्सचेंज से। अगर डोमिनेंट ग्रुप रिप्लेस हो गया है तो एक्सचेंज जो है कंपनी को स्टॉप कर सकती है ट्रेडिंग करने से और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फोर्स कर सकती है या ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी विड्रॉ कर सकती है। नाउ नेटवर्थ एंड डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स, मेंबर की नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है? कैपिटल में फ्री रिजर्व्स ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स हम काउंट नहीं करते तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कौन सी आइटम्स को हम काउंट नहीं करते बेटा? फिक्स एसेट्स, प्लेज सिक्योरिटीज, मेंबर्स कार्ड, बेड डेब्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटेंजिबल एसेट्स एंड 30% ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हम काउंट ही नहीं करते। देन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स दो तरह की होती है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इट हैज टू बी इन लिक्विड कैश, मतलब रियल मनी जैसे कैश, बैंक गारंटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स। और कोलेटरल जो है वो कैश और नॉन कैश फॉर्म दोनों में हो सकती है। कैश में तो अभी मैंने आपको बताया रियल मनी, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स, लेकिन नॉन कैश में क्या क्या आता है? इट इज योर अप्रूव्ड डीमैट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, राइट। अब ये नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।